देखिए मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से पहले 2 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ और फाइनली तीसरे में सिलेक्शन हुआ। लक मानती हो, बिलीव करती हो? यार लक बिलीव करो या ना करो वो फैक्टर है, डज नॉट रियली मैटर आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क ही करे जाओ और ये सब बेकार की बातें हैं। आओ यूपीएससी में कभी। देखिए जब तैयारी चल रही थी तब सिर्फ एक ही गोल था लाइफ का कि जो आज का टाइम टेबल है वो फॉलो करना है और कल का प्लान बनाना है। ओके। इससे ज़्यादा आप आगे की सोचोगे तो सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी मिलेगी और कुछ नहीं। 2021 वाले अटेम्प्ट का प्रीलिम्स का पेपर था, तो 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसैट का। तो जीएस के बाद ना ब्रेक में हम एक थोड़ा सा दूर पार्क में जाके बैठे और ब्रेक में जो वहाँ का जो पर्सन अथॉरिटी में था, गार्डनर या व्हाटएवर, वो लॉक करके चला गया। ठीक है, स्कूल पे जाने में 10 मिनट बचे एंड वी फाउंड आउट दैट वी आर लॉक्ड। पेपर छूट सकता था मेरा और गेट टापने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कोई आ जाओ। मेरे फादर थे मेरे साथ और भैया थे, तो हम तीनों लोग इतना परेशान हो गए। और 50 पे गेट बंद हो जाता है, 46 पे गेट खुला। उसी अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये सब लिखा होता है। तो इस प्रीलिम्स वाले इंसिडेंट्स के बाद मेरे नाना जी ने एक लाइन बोली थी जो मुझे आज तक याद है कि कामयाबी की कहानी ऐसे ही किस्सों से हो के जाती है। 2016 में 11,36,000 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया, बट ओनली 199 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए और यही आंकड़ा अप्रॉक्स 2017 में भी था। 10 lakh people who enrolled for UPSC prelims, only 980 pupils got selected और यही लगभग 2018 में भी हुआ। Out of 10 lakh students, only 758 lucky people got selected in UPSC and this happens every year. लाखों बच्चे UPSC prelims के लिए अप्लाई करते हैं, बट बहुत ही ज्यादा लकी और मेहनती बच्चे ही यूपीएससी में इन हो पाते हैं। आज के इस बहुत ही अमेजिंग एपिसोड में मेरे साथ हैं आरुषि शर्मा, जिन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया और आईआईएस में सिलेक्शन लिया। आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा खास है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी क्रैक करने की इच्छा रखते हैं। आज के इस एपिसोड में मैंने आरुषि से यूपीएससी के कुछ ऐसे अनटोल्ड सीक्रेट्स पर बात की और कुछ उन हैबिट्स की बात की जिन्होंने उनको सबसे ज्यादा हेल्प किया इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कुछ ऐसी हैबिट्स बिल्ड करने की हैक भी पूछी जो आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट से यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट बना सकती है। सो दिस इज आरुषि शर्मा ऑन दिस वेरी स्पेशल सीरीज ऑफ पॉडट्रैक साहब की बातें। आई होप यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन, कीप लविंग इट। And how your life is going right now? Amazing. और मतलब क्या बेसिकली डिफरेंस देखने को मिला कि जब से आपने यूपीएससी क्रैक किया, लोगों में, खुद के एक जो मतलब आ जाता है ना प्रेशर, नाउ आई कैन नॉट रिएक्ट लाइक दिस बिकॉज अब मैंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है उस दृष्टिकोण से भी सो कैसा चल रहा है सब? पहले तो ना क्रैक होने वाला प्रेशर गया कि ओके फाइनली कुछ अच्छा हो गया है लाइफ में, और ये वाला प्रेशर उतना नहीं आया कि ऐसे बिहेव करना है या वैसे करना है, बट या थोड़ा सा आता है। एंड इट्स नॉट इवन बैड बिकॉज वी रिप्रेजेंट अ पोस्ट, वी रिप्रेजेंट समथिंग मोर देन आवरसेल्व्स, सो इट्स ओके, इट्स अ स्मॉल सैक्रिफाइस गिवेबल। तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो इस चीज़ को लेकर कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन निकलता कुछ ही लोगों का है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जेन्युइनली और मतलब जो आपने सबसे ज़्यादा फील किया हो कि आपकी लाइफ में 3 ऐसे वो कौन से पॉइंट्स रहे होंगे जिनकी वजह से आपका यूपीएससी क्रैक हुआ? ओके। तो देखिए मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से पहले 2 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ और फाइनली तीसरे में सिलेक्शन हुआ। ओके। सो द 3 पॉइंट्स जिससे सिलेक्शन हुआ, ये मैं अपनी मिस्टेक्स को गिन के सब बताऊँगी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहला था रोज़ की हैबिट, क्योंकि जो तीसरे अटेम्प्ट में निकला है तो रोज़ का इसी टाइम उठना है, इस टाइम से इस टाइम तक। मतलब जिस समय आज उठी हो? नहीं, जिस टाइम आज उठी हूँ वो नहीं मैं मॉर्निंग पर्सन थी, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। तो पहला हो गया रोज़ का टाइम टेबल फॉलो करना। सेकंड, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस की भी नीड होती है। बार बार आपको रीचेक करना पड़ता है कि आप जिस बात पे जा रहे हो वो ठीक है या नहीं, तो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली असेस करना, दिस इज़ द सेकेंड थिंग। और यार तीसरा, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, थोड़ा खुद को सपोर्ट और लक। अच्छा।
लक मानती हो, सब बिलीव करती हो आप? यार लक बिलीव करो या ना करो वो फैक्टर है, डज नॉट रियली मैटर आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आप ये देखो कितने लोग पढ़ रहे हैं, जितना लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं ना, दे आर इक्वली कैपेबल, इक्वली इंटेलिजेंट, बट स्टिल सबका नहीं होता है, एंड देन सबका IAS नहीं होता, IPS नहीं होता है, लक फैक्टर तो है ही। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ हार्ड वर्क ही करे जाओ और ये सब बेकार की बातें हैं। आओ UPSC में कभी। नहीं मतलब मेरे माइंड में सबसे भी पता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, इतने अट्रैक्टिव पर्सन अब IAS IPS में कहाँ से आ रहा है निकल के? पहले भी थे इतने सुंदर लोग। I'll just go with the cliche line कि beauty lies in the eyes of the beholder। ये आपको लग रहा है कि जो यंग जनरेशन हमारी आपकी एज के, जो बहुत कम एज के, अब आजकल तो ये बहुत बढ़ चुका है कि जो अच्छी पोस्ट भी दी जा रही हैं लोगों को, IAS IPS, दे विल चेंज समथिंग, और ये कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे जो पहले के कलेक्टर्स में IAS या IPS में था या करंट टाइम में है? यार चेंज ऑफ कोर्स लेके आएंगे। ओके। क्योंकि जब एक यूथ आता है यहाँ पे तो बहुत एनर्जी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ आता है। ज़्यादातर बच्चा यहाँ पे कौन आता है जिसने प्रॉब्लम्स देखी होती हैं अपनी लाइफ में ग्राउंड लेवल पे, तो उनको प्रॉब्लम पता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को पता होना। ओके। तो यहाँ जितने लोग आ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर डेडिकेटेड टू वर्क, सो ऑफ कोर्स चेंज आएगा, एंड चेंज आया भी। आज हमारी इंडिया वो तो है नहीं जो 50s में थी, राइट? चेंज इज हैपनिंग एंड इट विल कीप हैपनिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। आपको लगता है कि आप जैसे लोग या जो सेम एज के इस लाइन में आते हैं, और पहले में तो एक आई थिंक जो मैंने सबसे मेजर डिफरेंस फील किया है पर्सनली, दे टॉक टू यू वेरी पोलाइटली, मतलब वो आपको सुनते हैं प्रॉपरली कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। देखिए हमारे एथिक्स के पेपर में और गवर्नेंस में एक टॉपिक आता है कि ब्यूरोक्रेसी सिलोज के पीछे काम करती है। ठीक है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा स्टार्क था डिफरेंस, लाइक होता नहीं है कि बाबू लोग अलग होते थे, आम जनता अलग होती थी। आम जनता अलग होती थी, राइट। बट पहले के सिस्टम में और अब में एज यू सेड कि सब कुछ इंटीग्रेटेड हो रहा है, सब कनेक्टेड है। तो आज का जो कलेक्टर साहब हैं वो सिलों के पीछे काम कर ही नहीं सकते, उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्हें टेक्नोलॉजी के लिए लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा। आजकल सब कुछ टेक पे जा रहा है, सब कुछ तो नहीं पता हो सकता है, भले कोई इंसान IAS बन जाए उसे सब तो नहीं आता है। सो दिस कोलैबोरेशन इज नीडेड। तो दिस इज़ वन फैक्टर कि वाई दोज सिलोज आर लिसनिंग। सेकेंड, मतलब बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक में भी अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सिलोज तो होना ही नहीं चाहिए ना, वो डिवीजन होना ही नहीं चाहिए। एंड यू आर ऑल्सो वेरी पोलाइट पर्सन, सीरियसली। थैंक यू सो मच। मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो सबका एक फोकस होता है कि खास करके कि बस पढ़ना 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 पढ़ना, ठीक है। क्या कभी रेगुलर स्टडीज़ में अब आपने अपने इस माइंडसेट को लेके भी कुछ बुक्स पढ़ी या काम किया कि अगर व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन और मैं इस तरीके के लोगों से मिलूंगी, देखती भी होंगी, तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है? पहले इस चीज़ पे बात मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा करें। देखिए जब तैयारी चल रही थी तब सिर्फ एक ही गोल था लाइफ का कि जो आज का टाइम टेबल है वो फॉलो करना है और कल का प्लान बनाना है। ओके। इससे ज़्यादा आप आगे की सोचोगे तो सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी मिलेगी और कुछ नहीं। तो जैसा आप कह रहे हो कि तब ये सोचा था कि सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, तो मेरा कहना ये मत सोचो, अभी बस कल की पढ़ाई पे ध्यान दो। वो इंसान कुछ अचीव कर रहा है ना, पीछे सैक्रिफाइस भी जा रहे हैं, पीछे टाइम टेबल भी जा रहा है, बहुत डेडिकेशन जा रही है। मेरा वही मोटिव था पूछने का कि जैसे एक आता है ना कि यार बन जाएंगे जब IAS या IPS तो कितनी मतलब रेगुलेटेड लाइफ होगी हमारी। अभी मन में आया तो चल दिए पार्टी करने, चल दिए, कुछ नहीं चलो यहाँ तक घूम, चाय तो पी आते हैं। मेरा उस सेंस में मतलब था इस चीज़ का। बिल्कुल होता है। फ्रेंड्स बनाना पसंद है आपको वैसे? या आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मुझे नहीं लग रहा है फिलहाल में सीरियसली। व्हाई? मतलब कि नहीं यार, हमें ज़बरदस्ती अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा था तैयारी के टाइम पे। बट जब से अब थोड़े फ्री हुए हैं तो एवरीबडी इज एंजॉइंग देमसेल्व्स, बिकॉज हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, राइट। तो ऐसा नहीं है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट सब मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं आपको अपना ही बताती हूँ। 2021 वाले अटेम्प्ट का प्रीलिम्स का पेपर था, तो 2 पेपर होते हैं, GS का और CSAT का। तो GS के बाद ना ब्रेक में हम एक थोड़ा सा दूर पार्क में जाके बैठे, और ब्रेक में जो वहाँ का जो पर्सन अथॉरिटी में था, गार्डनर या व्हाटएवर, वो लॉक करके चला गया, ठीक है। स्कूल पे जाने में 10 मिनट बचे एंड वी फाउंड आउट दैट वी आर लॉक्ड। पेपर छूट सकता था मेरा, और गेट टापने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कोई आ जाओ। मेरे फादर थे मेरे साथ और भैया थे, तो हम तीनों लोग इतना परेशान हो गए। और 50 पे गेट बंद हो जाता है,
46 पे गेट खुला, वो इंसान थैंकफुली भगवान की दया से आ गया 4 मिनट पहले, बट हम स्कूल से 10 मिनट दूर थे। 50 पे गेट बंद हो गया, गेट बंद होने के बाद हम वहाँ पहुँचे, तो आप सोच सकते हो क्या हालत थी, क्योंकि अटेम्प्ट जाता पूरा अगर सीसैट का पेपर मैं नहीं दे पाती। किसी तरह वहाँ पे गेट पे छोटी सी विंडो में से मैं और मेरे फादर बोल रहे हैं, हम वहाँ से फंस गए थे, प्लीज़ ओपन द गेट। नाउ अगेन थैंकफुली दे ओपन द गेट। और यहाँ तक मैं ठीक हूँ। जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठी ना, फर्स्ट बेंच पे था मेरा, आई रिमेंबर, टीचर वॉज सिटिंग राइट देयर, क्वेश्चन पेपर दे देते हैं वो। जैसे ही मैं वहाँ बैठी, देन इट हिट मी कि व्हाट हैज़ हैपेंड। और सीसैट का पेपर मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग बिकॉज आई लव मैथ्स, लाइक वो मेरा बैकग्राउंड रहा है। ओके। तो मेरे दिमाग में क्या हुआ कि इस पूरे यार कितना एंग्जाइटी बिल्ड हो गई, कितनी टेंशन बिल्ड हो गई बॉडी में, मेंटली फिजिकली बोथ, भाग के आए थे वहाँ से। आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस। आधे घंटे तक, 40 मिनट तक मैंने कुछ नहीं देखा है, अटेंडेंस शीट तक मैंने साइन वाइन नहीं करी थी, थैंकफुली मेरे पे आई नहीं थी वहाँ तक। आई जस्ट स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस। आधे घंटे में आई काम डाउन बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस विच आर सपोज टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। सो यहाँ से क्या सीखा था मैंने कि तो आप देखो ना, बिल्कुल 4 मिनट लेट थे हम और तब भी थैंकफुली दे दिया। उसी अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये सब लिखा होता है। इसी लक की मैं बात करता हूँ। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि जैसे क्या हुआ कि मैं अभी जिस समय इंदौर में था, शूट कर रहा था, जिस पर्सन को मैं 1 साल से अप्रोच कर रहा हूँ और लिंक्डइन पे मैसेज किया हुआ है, जिनकी बात उन्होंने देखा ही नहीं है क्योंकि इतने लोग होते हैं, नहीं ध्यान गया, और मैं सडनली जैसे आपसे किसी से बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं शूट करने गया था, मैंने उनको ऐसी बात गाड़ी में बैठे हुए डिस्कस किया एंड ही सेड अरे ये तो पड़ोसी है मेरा, उन्होंने फ़ोन लगा दिया इतनी देर में। तो मतलब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि यार ये यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, मतलब बिलीव नहीं होता हम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डेस्टिनी उसमें बहुत बड़ा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें छोटी दिखती हैं, बट जब हम उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। क्योंकि अभी अगर हम किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, अभी तो हमारे लिए वही सब कुछ है ना कि ये दिक्कत की बात है, बाद में भले ही नहीं रहेगी। तो इस प्रीलिम्स वाले इंसिडेंट्स के बाद मेरे नाना जी ने एक लाइन बोली थी जो मुझे आज तक याद है कि कामयाबी की कहानी ऐसे ही किस्सों से भो के जाती है। तो ये लाइन मुझे आज तक याद है, इतनी प्यारी लाइन है ये। अच्छा, हमको भी लगता है ना यार, जब हम ठान लेते हैं कुछ बड़ा करने की, तो माइंड में भी आता है कभी कभार यार कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारी कहानी कैसे बनेगी। मतलब कुछ तो स्टोरी में ऐसा ऐड होना चाहिए ना कि लोगों को बताया जाए, जो सुनाया जाए कि हाँ ये एडवेंचरस था। तो ये माइंडसेट मतलब मैंने देखा है कि हर किसी पर्सन का, चाहे वो किसी भी फील्ड में, वो सेम है। देखो सपने सबके बड़े होते हैं। जब बचपन में ना हमारे यहाँ पे हर कोई सचिन तेंदुलकर और हर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता होता है, बट इवेंचुअली ज़्यादातर लोग 9 से 5 वाली नौकरी में ही चले जाते हैं। सो सिर्फ सपने काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपके विजन के साथ, गोल के साथ, उसके लिए एफर्ट भी डालना होता है। वहाँ मुश्किल आती है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ चाहिए अपने से, और ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने अंदर से चाहिए, एनवायरनमेंट में भी चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। अब कुछ लोगों की किस्मत में वो एनवायरनमेंट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ उस इंसान को ब्लेम नहीं करा जा सकता कि भाई इसने मेहनत नहीं करी या इसके अंदर कोई दिक्कत है। और ज़्यादातर जगह इंसान मेहनत नहीं करता है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अभी बता रही थी लगी, और जब हम लोग अभी बात भी कर रहे थे IFS को लेके आपके, वो ये कि जैसे जो चीज़ आप बोल रही हो ना, बचपन में सबके, हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट एक जो फैक्टर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, या मतलब मैं पर्सनली, कि आप अंदर से कितना स्टेबल हो। क्या होता है कि जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, अगर विराट ने शतक मार दिया तो एक बार को तो आता ही यार कि क्रिकेटर ही नहीं बन जाए कहीं, बढ़िया रहेगा। किसी IAS का या IPS का एकदम से बहुत वायरल हुआ, नाम आया, इसने ऐसा किया, आता यार क्या, किसी फिर और। तो आप जिस भी फील्ड के लिए हो, हाउ स्टेबल यू आर इनसाइड, और आप इंस्पिरेशन तो ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़ के किसी और पे स्विच कर रहे हो, तो वो फिर नहीं होगी आपसे। बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, जैसे UPSC में एक अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ किसी का, अब उसने बिल्कुल हार ही मान ली। ऐसे नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट में जाओ। मैं तो देखो अपना UPSC एक्सपीरियंस से ही आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ
तो यहाँ ऐसे भी टॉपर्स रहे हैं 5वें अटेम्प्ट 6ठे अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक लेके आए हैं। ओके। तो परसिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप अनुदीप दुरिशेट्टी सर को देखो, रैंक 1 आई उनकी 5th अटेम्प्ट में जाके। तो कितने सालों तक वो इंसान लगा रहा। गिव अप का ख्याल तो यार यूपीएससी लाइफ में हर दूसरे दिन आता है कि नहीं हो रहा है, टेस्ट में रिजल्ट नंबर कम आ गए, नहीं हो रहा है, छोड़ दो। लगता था आपको भी? बिल्कुल लगता है। अब 2 प्रीलिम्स फेल करा हुआ इंसान इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहता कि अब हो ही जाएगा डेफिनेटली। लेकिन आप थी मतलब तैयारी कर रही हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो था अंदर से कि होगा। वो अपनी मेहनत पे भरोसा था कि जितना मैंने अब तक करा, अगर वो 90 था तो नाउ आई एम विलिंग टू गिव 100। या अब फिर से अटेम्प्ट देना पड़ा मेंस में तो और बढ़ाया। पिछले साल अगर 12 घंटे पढ़ रहे थे, इस बार उसे खींच के 13-14 घंटे लेके गए। ओके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कहीं ना कहीं थी कि पहले अटेम्प्ट में जब फेल हुए तुरंत अपने आप को मॉनिटर किया कि हमारे सबसे बड़े मेजर ड्रॉबैक्स क्या थे, हमने क्या गलतियाँ की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो हमको दिखती भी है कि हमने इतना इम्प्रूव किया, एटलीस्ट हमने अपनी इन कमियों को सुधारा तो हमने इतना अचीव किया। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया तो कम से कम ये हमको मिला। तो आपने कौन कौन सी मेन हैबिट्स को मोस्टली मॉनिटर किया और क्या कोई ऐसा कुछ बना भी रखा था कि प्रॉपर लिख लेना कि ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए इतने टाइम, ये मैं उस चार्ट के बारे में और उस रेगुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं डेली चार्ट वाले की, ठीक है। सो देखो, मेरे पे एक छोटी सी डायरी थी जिसमें मैं लिखती थी पहले आइडियल कि कल का दिन होना क्या चाहिए और फिर साइड में कितना हुआ। मान लो लिखा है 3 घंटे यहाँ इस स्लॉट में पढ़ना है, बट नहीं पढ़ पाते हम हमेशा, 100% होता ही नहीं है। तो फिर उसे बिल्कुल ऑनेस्टली मॉनिटर करा कि 3 नहीं पढ़ा मैंने, यहाँ 2 पढ़ा। इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ते तक करा, ठीक है। फिर मेरे को अपने वीक पॉइंट्स मिले। जैसे अपने आप को मैंने ऑब्जर्व करा कि शाम को इस टाइम से इस टाइम तक आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो चलो उसे ब्रेक दे देते हैं। फिर उसे रेगुलेट करा, अपने टाइम टेबल को चेंज करा। सेकंड, मेरे को क्या पता चला कि अगर मैं सुबह टाइम से उठ गई तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। नहीं उठी, चाहे 3 घंटे भी लेट हूँ, पूरे दिन नहीं पढ़ूँ मैं। तो मेरे लिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी सुबह 5 बजे उठ जाना। और वो सुबह का जो 3 घंटे का स्टडी स्लॉट है उठते ही उसे कर देना। तो ऐसे ऐसे आपको ना अपने आप को मॉनिटर करके छोटी सी डायरी बनाओ। एक कॉन्फिडेंस भी आता है यार, आज 3 घंटे पढ़ लिए, अब हो जाएगा, मतलब आज का टास्क गया। और रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, रोज 15 मिनट बस किससे बात करनी है, किससे नहीं, ये पर्सन ठीक है बात करने के लिए या नहीं। यार एक तो ना जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस थे सोशल मीडिया वगैरह, 1 मिनट लगता है आपको अनइंस्टॉल करने में, बट इस डिसीजन को लेने में बहुत दिन लग जाते हैं। राइट। तो ये डिसीजन लेना सबसे पहले, तो जब देख लिया कि इसके साथ नहीं चल रही है पढ़ाई, अब घंटों अगर इंस्टा पे जा रहा है, फेसबुक पे जा रहा है, क्या पॉइंट है, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मेरे गोल की तरफ तो लेके नहीं जा रहा है मुझे। तो अनइंस्टॉल कर दिया सब कुछ। एक व्हाट्सएप छोड़ा था मैंने। फिर मैंने बहुत महीनों बाद देखा कि यार यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, मैसेज आ रहे हैं ज़्यादा। अब कितने लोगों को बोलोगे कि मत मैसेज करो या बिजी हूँ, नहीं लड़कियों को तो वैसे ही आते हैं, वो भी है, बट जनरली दोस्तों को आता हाँ। है, दोस्तों के आते हैं यार, जो क्लोज दोस्त हैं उन्हें भी, अगर वो यूपीएससी में नहीं है तो उनके लिए समझना मुश्किल है। वो कहते हैं सारे हफ्ते पढ़ रही है, सैटरडे को आजा मिलने। बट मेरे को पता है अगर मैं सैटरडे मिलने गई तो फिर मैं उसके बारे में संडे को भी सोचूंगी, मंडे को भी सोचूंगी। 1 दिन का नहीं है, 3 दिन का वेस्ट होएगा। तो व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दिया मैंने फाइनली प्रीलिम्स से पहले। तो एज आई सेड, सोचने में टाइम लगा था, बट अनइंस्टॉल करने के बाद फिर इतनी ईजी हो गई लाइफ। तो ये तो मेजर डिस्ट्रैक्शंस। अब सेकंड, छोटा छोटा मॉनिटर करना है अपने आप को ना, अपने से दूर करके, जैसे डायरी मेंट करके। तीसरा आया कि ऐप्स यूज़ करो। तो YPT करके एक ऐप मिला मेरे को, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं घनश्याम गौतम, IPS बने वो इस बार। उनके साथ मैंने ग्रुप बना के कम्पीट करना शुरू करा। अब आप देखो, पढ़ाई करने में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि रोज़ शाम को कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा पढ़ाई करेगा, हम एक दूसरे को ऐसे पुश करते थे। तो कंस्ट्रक्टिव यूज़ करो चीज़ों का, फिर सब सही है। अपने लिए पनिशमेंट्स भी लिखी थी कुछ? ऐसा सच लिखी नहीं थी, क्योंकि गिल्ट ही इनफ पनिशमेंट हो जाती है। ये जो आप कह रहे हो गिफ्ट और पनिशमेंट वाली थ्योरी, कि कुछ कर रहे हो तो एक चॉकलेट खा लो, नहीं कर रहे हो तो कि टीवी सीरीज मत देखो, ऐसे वाला। तो इसमें गिफ्ट वाली चीज़ तो मैं कर लेती थी, पनिशमेंट जितना मेरे से नहीं हुआ। मैं आपसे पूछने भी वाला था इस चीज़ को लेके, कि इसीलिए मैंने वो डेली चार्ट को लेके, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को, हैबिट्स को लेके, और कहीं ना कहीं आपको अब रियलाइज़ होता है कि उन हैबिट्स की वजह से ही आप पे UPSC क्रैक हुआ है आपसे। बिल्कुल 200%।
हैबिट के बिना हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मोटिवेशन जैसे मैंने बोला हर दूसरे दिन गिव अप करने का मन आता है। अब उस टाइम पे आपको क्या हेल्प करता है कि ये यार 7 से 10 पढ़ना है, रिगार्डलेस ऑफ योर मोटिवेशन, रिगार्डलेस ऑफ योर मूड, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, यू स्टडी। वहीं से होता है यार क्लियर। क्योंकि हम जैसे इतनी मोटी मोटी किताब होती है हमारी, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी किताब है, एक बारी में तो पढ़ी नहीं जाएगी, तो कि रोज़ के 10 पेज पढ़ने हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कब पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज़ मेटाफोरिकल ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। रोज़ पढ़ना है आपको, पता भी नहीं चलेगा एक साल में कब सारा सिलेबस हो जाएगा। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ना, वो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से है, और इवन सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आप कह सकते हो कि पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है यूपीएससी का। हर छोटी छोटी चीज़ों को, इन पे भी हमने बात कर ली आपसे कि मॉनिटर करना और ये सारी चीज़ें अपने आप को मतलब प्रिपेयर करना, इन सारी चीज़ों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो माइंडसेट लेके आना होता है कि हर छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर करने के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसके लिए क्या स्किल्स बनाए थे आपने कि मुझे इतना इम्प्रूव करके लेके जाना है, इतना रिक्वायर्ड होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस क्राइटेरिया को पार करने के लिए इतना रिक्वायर्ड होता है। तो इम्प्रूव करने के लिए आप क्या टेक्निक्स यूज़ करती थी? मतलब मैं बायोलॉजिकली बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक जैसे मैंने बोला मेरे लिए सुबह उठना बहुत इम्पोर्टेंट होता था, तो उसके लिए रात को कि किस टाइम खाना है, क्या खाना है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो आपका स्लीप साइकिल इतनी खराब हो छोटी छोटी जाता चीज़ें है। भी आप सोचने लगी थी? बिल्कुल। और कि इतने बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी है, या अगर जैसे आफ्टरनून में एक वो टाइम आता है जब नींद आती है कि उस टाइम पे यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। तो ये बहुत छोटा छोटा करना पड़ता है। फिर कि इम्प्रूव, मार्क्स का इम्प्रूव, एक एक नंबर करना है और उसे मॉनिटर, उसे भी कहीं पे लिखना है, ताकि ना वो डोपामिन बूस्ट आए कि पिछले टेस्ट में मेरे इतने आए थे, इस बार देखो 3 नंबर बढ़ गए, नाइस, आई एम डूइंग अ गुड थिंग। फिर कि यार अपनी फेलियर्स को भी बताओ और अपने सक्सेस को भी बताओ। तो जैसे मेरा भाई मेरे साथ रहता था पूरे टाइम, तो उसे मैं छोटी से छोटी चीज़ भी बताती थी। टेस्ट में 2 नंबर कम आए, इस क्वेश्चन में मैंने ये स्टूपिड सिली मिस्टेक करी। तो उससे क्या होता है, एक तो किसी ने सुन ली मेरी बात, वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। सेकंड, डबल रेगुलेशन हो गया, मैंने उसे बोल दिया ना एक बार एक चीज़ को, फिर वो अपने आप को मैं फिर से रेगुलेट करूँगी कि अब यहाँ कैसे इम्प्रूव करूँ। आपका 24 घंटा इसी चीज़ पे जाना चाहिए कि कैसे नंबर बढ़ाए जाएं और कैसे अपने आप को और इफेक्टिव करा जाए। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि अरे आजा 1 घंटे में क्या ही चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है वो। जैसे मैं बहुत लोगों को कहती हूँ, यार 1 घंटे का हैंगओवर 4 घंटे तक रहता है, तो आप 1 घंटा नहीं दे रहे हो, आप 5 घंटे दे रहे हो। दैट रिस्ट्रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे और जो वहाँ से आप वाइब्स लेके आए हो, जो थॉट्स लेके आए हो एक्सटर्नल, उनका क्या? एग्जैक्टली। सो बहुत रिस्ट्रेंट लगा था यार। जो कॉलेज के दोस्त थे उनको कितने महीने लगे थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि दिस इज़ रिक्वायर्ड, बट देन दे होल हार्टेडली एक्सेप्टेड इट। सो दैट वाज आल्सो अ ब्लेसिंग। बिल्कुल लगता है, बहुत सेक्रीफाइस लगते हैं। सिर्फ मेरे नहीं, घर वालों के लगते हैं। लाइक किसी फंक्शन में नहीं जाना है क्योंकि बच्चे नहीं जा सकते, तो हमारे तो पेरेंट्स हमसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव हैं, तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं बहुत लकी चीज़ है अपने आप में। बिल्कुल बहुत लकी है। एज अ गर्ल तो शादी का कोई प्रेशर ना होना हमारे जैसी फैमिलीज़ में, इस देश में, दिस इज़ प्योर लक। क्योंकि अब मेरे से इतनी एस्पिरेंट्स मेरे को मैसेज करती हैं कि मैम घर पे शादी का प्रेशर है, कैसे समझाएं पेरेंट्स को, कैसे बताएं, कि सुनने कोई तैयार नहीं है। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि आई हैव बीन सो लकी। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी थी, पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। नो एन्जॉयमेंट। कोई फंक्शन हम छोड़ देंगे, कोई ट्रिप होगी उसे हम पोस्टपोन कर देंगे। अगर किसी बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे अभी भाई के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो दैट इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ आवर एंटायर फैमिली। सो दिस इज़ प्योर लक टू बी बोर्न। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं सिर्फ स्पेशली आपको बोलना चाहूँगा, जब वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपके माइंड में भी फिर आया ना एकदम से ये कि यार अब मैं खुद से धोखा नहीं दे सकती खुद को। मुझे लगता है कि मतलब कुछ है ही नहीं, आप केवल अपने आप को पागल बना रहे हो। बिल्कुल। अब इतने एस्पिरेंट्स होते हैं, पढ़ रहे हैं बट एक्चुअली नहीं पढ़ रहे हैं। अब माँ बाप को क्या लग रहा है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, वो कर नहीं रहे हैं, वो आके यहाँ पे घूम रहे हैं मस्त। जैसे ORN में बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे। तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपके पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, और आपके जो लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं ना, वो जा रहे हैं।
किसे धोखा दे रहे हो? एंड में नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। और मैं एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ कि कोई कहे या ना कहे, लेकिन 25 के बाद, एज 25 के बाद आपकी एक डिप्रेशन एज भी शुरू हो जाती है। किस चीज़, अगर आपने 18 या 19 ईयर्स की एज से अपने आप को रेगुलेट नहीं किया है तो अब आपके ऊपर काम का प्रेशर, लड़की हो तो शादी का, लड़के हो तब भी शादी का प्रेशर, कुछ नहीं एक नौकरी ढूंढ ले और शादी कर ले, तो लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अभी कि क्या हो जाएगा। लेकिन जो 18 के बाद का जो आपका टाइम है 2-3 साल, अगर आपने अपने आप को रेगुलेट कर लिया और क्लियर, क्योंकि उस टाइम में विजन क्लियर हो जाता है ना, आपको खुद से पता लग जाता है इनसाइडली कि मुझसे होगा या नहीं होगा। जो यूपीएससी कर रहा होता है प्रिपरेशन, आई थिंक उनको थोड़ा तो पता ही होता है कि भाई मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल, या ये पता होता है कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा इसके लायक बनने की या नहीं कर पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे जो लगता है, ये तो सबको पता है टफ है, लेकिन जो डिफरेंट बनाती है वो ये उस माइंडसेट में ये लेके आना कि भाई मैं अपने आप को इतना कैपेबल बना लूंगा कि मैं इतना टाइम दे सकूं। और यार ये पता होता है लोगों को। ओके जैसे मैंने अभी बोला, फिर खुद को धोखा देते रहो चाहे बहुत साल रह के, या फिर आप चेंजेस लाओ अपने एक्चुअल बिहेवियर में और ले आओगे, मेहनत कर लोगे तो हो ही जाएगा। भले ही लक थोड़ा सा फैक्टर है, बट इवेंचुअली जो फाउंडेशन बनेगी यहाँ पे वो मैं वही बात कर रहा हूं। बनेगी। अरे वो तो आप संभाल लोगे थोड़ा बहुत, लक वक का है इधर उधर करके, लेकिन जो फाउंडेशन है राइट, वो किसी और चीज में भी तो काम में आ सकती है। मान लो इवेंचुअली आपका उसमें नहीं हुआ, हाँ, आप जो यहाँ से सीख के जाओगे आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देती है ये प्रिपरेशन। अब 4 साल पहले जो आरुषि थी, मैं उसे पहचानूंगी भी नहीं अभी। एंड इट इज़ फॉर द बेटर, दिस चेंज इज़ फॉर द बेटर, राइट। सो अगर आप यहाँ आए हो, आप कुछ साल दे रहे हो, चलो नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो साल दिए हैं उसमें से कुछ सीख के तो लेके जाओ। लड़कियां इतनी चूजी क्यों हो जाती हैं यूपीएससी क्रैक करने के बाद? किस लड़के ढूंढने में, हर चीज में, प्रपोजल्स में, शादी में। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना यूपीएससी की लड़कियां चूजी नहीं होती हैं? नहीं मतलब हाँ ये भी बात ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ही गलत है फिर यहाँ पर। अपनी लाइफ का टाइम दोगे, आप इमोशंस दोगे, बिल्कुल चूजी होना बनता है। लड़कियों का क्या, सबका बनता है। वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एन इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो पहली पता है कि आगे जाके लॉस होना है, तो ऑब्वियसली वन हैज टू बी चूजी, वन शुड बी चूजी। टाइम आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट। किस पे दे रहे हो, कितना दे रहे हो और उसका क्या रिजल्ट होगा। और रही बात यूपीएससी के सिलेक्शन से पहले और बाद की, तो हमारे एक टीचर होते थे, मनोचा सर, ज्योग्राफी के टीचर थे वो। उन्होंने पहले दिन आके अपने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा था, सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन इज़ अ बेटर सिलेक्शन, ताकि वहाँ बच्चे जो इस उम्र के डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें। और देखो कितनी प्यारी लाइन है ये, एंड इट इज़ ट्रू। नाउ आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड आई कैन से इट इज़ ट्रू। ये सच है एक्चुअल में। पहली चीज कि आपको और बेटर ऑप्शंस देखने को भी मिल जाते हैं, पहली चीज आपको मिल सकता है। ऑफ कोर्स। दूसरी चीज ये कि अब इतने टाइम में आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि आप ये डिसीजन ले सको कि आप इस चीज को जज भी कर सको। समझ आ चुकी है कि दिस पर्सन इज राइट फॉर मी और नॉट। बिल्कुल। सेकेंडली देखो, एक पर्सन आता है, भले ही आपको लगा राइट, बट देयर कैन बी 2 ऑप्शंस, इट कैन आइदर वर्क आउट और इट कैन लाइक बैडली गो इनटू अ डाउनफॉल। दिस इज अ रिस्क, regardless of a person's status, regardless of being selected or not, this is always a risk. अब मेरा कहना ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो ना, आपके पास इस रिस्क का टाइम नहीं है। राइट, यही मतलब मेरा सबसे बड़ा पॉइंट हमेशा रहता है। तो ठीक है, चल सकता है, आपकी बहुत सपोर्टिव रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट ऑन द सेकेंड आप रिस्क नहीं ले सकते। क्यों लेना है? क्यों लेना है? सही बात है। जबरदस्ती का सरदर्द क्यों बढ़ाना है? कैसे तैयारी करनी है, किस कोचिंग में जाके करनी है, कोचिंग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहली चीज़ तो आप फाइंड आउट कैसे करें कि दिस कोचिंग इज़ बेटर फॉर यू और नॉट। देखिए, एक तो सबसे पहले सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए कि आपके बैकग्राउंड और आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार क्या आप बिना कोचिंग के काम चला सकते हो, विच इज़ वेरी मच डूएबल। आजकल तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं रही है, स्पेशली जीएस की। ऑप्शनल में मेरा मानना है कि फिर भी चाहिए होता है, क्योंकि एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है सब्जेक्ट पे, और ऑप्शनल की कोचिंग में इतना बुरा हाल है नहीं, हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इट इज़ ईजी। अब जीएस में देखो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आता है फाउंडेशन कोर्स, फिर आता है एनरिचमेंट कोर्स, फिर आता है टेस्ट सीरीज़, फिर आता है करंट अफेयर कोर्स।
इतनी चीज़ें बना रखी हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अब की जो नया एस्पिरेंट आ रहा है वो कैसे पता करे? मान लो कोचिंग करनी ही है, किसी ने डिसाइड कर लिया, तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक बन जाता है, कोई तैयारी कर रहा होगा या कोई सेलेक्टेड होगा, और भी नहीं तो बिल्कुल रैंडम स्ट्रेंजर्स जो सेलेक्टेड हैं ऑफिसर्स, दे आर पोलाइट इनफ टू आंसर योर क्वेश्चंस। अप्रोच देम थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड आस्क देम एंड दे विल गिव यू जेन्युइन एडवाइस। अब यहाँ पे भी एक से मत पूछो, 4-5 से पूछो, पता चलेगा कुछ ठीक सी एडवाइस मिल जाएगी। तो ट्रस्ट ह्यूमन बींग्स फॉर दिस एडवाइस इंस्टेड ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स। क्योंकि जो टॉप कर चुका है फिर तो उसका हर कोचिंग के बाहर बैनर नज़र आता है। बिल्कुल। तो मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरीके से। दूसरा ये कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। बहुत बड़ा न्यूज़पेपर होता है, तो उसमें से आप ये कैसे फाइंड आउट करती थी कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर मी और दिस इज़ नॉट? देखिए एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस होता है मेंस का 4 पेज का, उसे निकालो, प्रिंट करो, रट लो, और एक बार भी नहीं रटो, चिपका लो टेबल के आगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने में ना वो चीज़ इम्बाइब हो जाएगी कि न्यूज़पेपर में उस सिलेबस में क्या आ रहा है। अब जैसे एनवायरनमेंट की न्यूज़ आई, तो एक न्यूज़ आई कि इस साइट को रामसर साइट बना दिया, आपको पता चल रहा है ये GS 3 के एनवायरनमेंट टॉपिक में फिट बैठ रही है, राइट। अब दूसरी न्यूज़ आई कि किसी बॉलीवुड स्टार का कुछ पर्सनल लाइफ में हो रहा है, क्या ये हमारे 4 पेज के सिलेबस में कहीं फिट बैठ रहा है? नहीं। दिस न्यूज़ इज़ यूजलेस फॉर मी, भले ही उस पर पूरा पेज हो। तो सिलेबस इज़ द गाइडलाइन फॉर दिस। कुछ डिसएडवांटेजेस बताओ मुझे सबसे पहले इस जॉब के। देखो सबसे पहले तो जो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं IAS और IPS और IFS, सो उसमें ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंट होता है, आप फैमिली से दूर रहते हो, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इसका ऑफिसर्स पे। लीव्स क्योंकि इजीली मिलती नहीं है और आप फैमिली से फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते हो। नाउ स्पेशली इफ़ यू आर क्लोज टू योर फैमिली, दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ओके। हमने देखा है कितने सारे कपल्स का कार्डर अलग होता है, वो साथ ही नहीं रहते हैं, तो ये बुढ़ापे में जाके मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और तब तक भी क्या पता कौन रहे ना रहे। सही बात है। तो एक डिसएडवांटेज तो ये कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत नॉर्मल नहीं रहती है, सो वी हैव टू डू दिस सेक्रीफाइस। सेकंड, ये गैम्बल है, होगा नहीं पता। जिसका इस बार रैंक 1 आया है उसका अगला प्रीलिम्स क्लियर होने की भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो अब आप यहाँ कितने साल के लिए हो, और जैसा मैंने कहा प्राइम साल हैं ये हमारी लाइफ के। अगर मान लो नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? कोई बैकअप है या नहीं है? तो ये गैम्बल ही एक डिसएडवांटेज है, और मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखता है। फिर मतलब आप बिल्कुल या तो मटेरियलिस्टिकली चले जाओ कि अगर आप जैसे IIT से हो या अच्छे कॉलेजेस से हो तो आप जा सकते थे करोड़ों के पैकेज पे, आप वो सब छोड़ के यहाँ आए हो, यहाँ सरकारी नौकरी है, 50,000 रुपये महीना मिलेगा। कि क्या आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड हो या आप वैसा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, आपको इस जॉब में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर आप केवल उसको देख के आ रहे हो फाइनेंशियली, सो देयर इज एनी अदर ऑप्शंस? बिल्कुल। देखिए जब मेरे को ये डिसीजन लेना था ना कि IAS या IFS में से क्या फर्स्ट पे भरूं, तो मैंने क्या करा, फ़ायदे तो ठीक हैं, हर सर्विस के हैं, मैंने नुकसान गिने। हाँ। तो कि कॉन्स गिनो। अब आपको जिसके नुकसान बेरेबल लग रहे हैं, मतलब कम लग रहे हैं, वहाँ जाओ। तो ये फंडा हर जगह अप्लाई हो सकता है, UPSC में या सिविल सर्विस में भी आना है या नहीं, तो इसके नुकसान देखो क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि फ़ायदे जैसे जो जितना फ़ायदा है कि गाड़ी है, बंगला है, जो ऊपर की चकाचौंध है, ये यार 1 साल में आदत पड़ जाएगी इसकी, फिर क्या करोगे? 2 साल में मन भर जाएगा। अरे वो तो हो ही जाता है, जो चीज़ मिल जाए एक बार फिर उससे मन तो भर ही जाता है। तो फिर आगे मीनिंग कहाँ से आएगा लाइफ में तो मीनिंग चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो अगर बिल्कुल प्योर डेडिकेशन है आपकी काम करने को लेके तो आओ यहाँ पे, नहीं तो बहुत एवेन्यूज़ हैं आजकल तो यूथ के लिए, और यहीं से हम वहाँ जा सकते हैं। कंपैरिजन कितनी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ है आजकल, कंपेयर मत करो। कभी किया था आपने कंपेयर खुद को किसी से? यार वो नेचुरल है, सबकॉन्शियस करती है, हम नहीं करते तो हमारे आसपास के लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल, पर कॉन्शियसली उस ट्रैप से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब वो कंपैरिजन हो चुका है, अब तो वो दिमाग में आ गया, फिर कैसे आपने अपने आप को? फिर मैंने ये सोचा ना कि चलो एक इंसान से कंपेयर हुआ कि ओके कि ये शर्मा जी की लड़की के इतने परसेंटेज नंबर आए थे, बेटा तुम्हारे क्यों नहीं आए? ठीक है, शर्मा जी के लड़के और लड़कियां ही कमाल कर रही हैं।
वो मीम है अब बट कितने लोग हैं जो तुमसे बेटर कर रहे हैं? जो इंसान कंपेयर कर रहा है उसके एज ग्रुप में उससे बेटर कितने लोग हैं, राइट? तो आपको अगर दादाजी आके बोलें कि तुम्हारी उम्र पे इस इंसान ने ये कर दिया, आपकी उम्र पे भी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कंपैरिजन की कोई सीमा नहीं है। एक चीज़ ये भी थी कि जैसे मॉक टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने भी दिए होंगे इंटरव्यू के दौरान, तो एक्चुअल जो इंटरव्यू जब हो रहा होता है उस समय एनवायरनमेंट क्या होता है? वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके साथ मतलब आपको कैसा फील हो रहा होता है अंदर से? क्या वो आपको कई बार डरा भी देते हैं पूछते पूछते सीरियसली? तो वहाँ हम जाते हैं, ऑब्वियसली वी आर अ बिट स्केयर्ड, वी आर एक्साइटेड टू एंटर देयर। यूपीएससी की बिल्डिंग में जब गेट से अंदर जाते हैं ना, तो जो फीलिंग आती है वो डिस्क्राइब नहीं हो सकती वर्ड्स में। प्राइड होता है, यहाँ तक पहुँच गए, फाइनली पहुँच गए, ये दिन आ गया। डर लग रहा होता है अब क्या होगा, इस दिन की वजह से मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ये सब रहता है वेटिंग रूम तक। फिर आप एंटर करते हो बोर्ड रूम, जहाँ पे वो 5 पैनल मेंबर्स बैठे हैं। वहाँ अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि सारे थॉट्स गायब हो गए थे। वहाँ पे सिर्फ मैं थी और वो 5 लोग थे। मैंने ग्रीट करा, मैं बैठी, एक बारी में एक क्वेश्चन आंसर करना है। अब कि डिफ़िकल्ट पॉइंट्स आया या नहीं आया, जैसे जो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाई, यहाँ जहाँ पे मेरे को लगा गया इंटरव्यू गया, तो ऐसा आया मेरे इंटरव्यू में भी। एक क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल आंसर नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने घर आके वापस, मेरे एक अंकल मेरी तैयारी करा रहे थे, तो मैंने उनसे डिस्कस करी ये चीज़। कहते जिस क्वेश्चन पे उन्होंने आपको ग्रिल करा ना, वो उनको देखना ही नहीं था, वो उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस है कि इस बच्चे को डरा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे हैंडल करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैंडल करा। कि तो मेरे को ये मत बता कौन सा क्वेश्चन ख़राब करा, ये बता नेक्स्ट वाला में क्या जवाब दिया, वहाँ से आएंगे नंबर। सो पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी देख रहे हैं क्राइसिस के बाद इंसान कितना खड़ा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब जो मैंने अभी इतनी देर की कॉन्वर्सेशन में और जितना मैंने आपसे बात की, क्योंकि हम लोग की ऑनलाइन तो इतनी बात हुई नहीं थी, मैंने जो नोटिस की, और ये सही भी है जब आपने अभी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने ऐसा फील किया कि जो आपने जिस समय रेगुलेट किया था अपने आप को, छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं उस समय आपने इंटरव्यू को लेकर साइकोलॉजिकली भी पढ़ना शुरू किया होगा थोड़ा बहुत, कि इंटरव्यूअर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, वो हमारे किस तरीके के माइंडसेट को चेक करेगा। क्योंकि जब हम यूपीएससी का, आप इंटरव्यू रूम में बैठी हैं, एकदम से थॉट्स आता है क्या दिमाग में कि ये प्रश्न से इस तरीके से पूछा है, तो मुझे जो मैंने लिखा था, सोचा था, इस तरीके से आंसर करना है। देखिए, ये हम प्लान करके जाते हैं कि ऐसा दिमाग में आना चाहिए और हम आंसर को रेगुलेट करके बोलेंगे। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, मैंने बहुत फ्रैंक आंसर्स दिए थे। ओके। बिना सोचे, मतलब बिना उसे फिल्टर करे। ओके। क्योंकि मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि मेरी मोटिवेशन करेक्ट है और मेरे को क्यों आना है सर्विस में, दैट इज़ नॉट करप्ट। सो आई कैन गिव ऑनेस्ट आंसर्स इस कॉन्फिडेंस की वजह से। मतलब जो सबसे बड़ा रीज़न, और शायद वो ठीक भी है, जो मैं निकाल पाया हूँ इतने पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान, कि आपके पास हर चीज़ को लेके, यूपीएससी में मेंस क्यों देना है, प्रीलिम्स क्यों देना है, इंटरव्यू क्यों देना है, कौन सी जॉब किस लिए चाहिए, उसके पास एक वैलिड रीज़न है। राइट, क्लैरिटी है कि मुझे ये चीज़ इसलिए करना चाहिए, मेरे इसके पीछे ये एम छुपा हुआ है, और वो एम भी ठीक होना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है कि मतलब ये नहीं है कि वो एम गलत है। तो अब मैं एंड में चाहूँगा कि आपको आज की इस कॉन्वर्सेशन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? देखो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इंस्टेड ऑफ दैट कि क्या पढ़ा, कौन सी बुक लिस्ट थी, उसकी बजाय वी टच्ड रियल इश्यूज। एस्पिरेंट लाइफ में जो इंसान इश्यूज फेस करते हैं, डिसिप्लिन का इशू हमने देखा, परसिस्टेंस का देखा, रिलेशनशिप्स का देखा, कोचिंग का देखा। दीज आर लेस टॉक्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। This was quite nice, and credits to you for bringing all this up. Thank you so much.